नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मतोस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का ये पार्ट 4 जाएगा। ठीक, आज ये पार्ट 4 है प्रीवियस ईयर का। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट देख चुके हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक, तो आइए समय बिना गंवाए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व क्या है? पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व क्या है? वो कौन सा तत्व है जो एक प्रमुख है? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक, पृथ्वी परत का सबसे प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में? तो इसका सही उत्तर कितना है? तो सही उत्तर है 32 मीटर। 32 मीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक ठीक, इस तरह से बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है? तापमान में गिरावट आती है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर? पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तो कितने पर? तो 165 मीटर। अगर आप 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घटेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से क्या है? तो क्या है? तो देखिए, ये है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ पहला, और दूसरा है गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, ये दो कंडीशन बनते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से क्या है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती हैं? कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती हैं? सॉरी, तो इसमें होते हैं प्राथमिक लहरें। ठीक, कौन सी लहरें? प्राथमिक लहरें, जिसे बोलते हैं पी वेव। ठीक, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पी वेव, प्राथमिक लहरें। ठीक, ये जो है कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में विचरण करती हैं। ठीक, तीनों अवस्था में ये विचरण करती हैं। और जो यस तरंग है, यस तरंग, ठीक, इसे बोलते हैं
सेकेंडरी वेव। ठीक, इसे द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग। ठीक, ये ठोस अवस्था में तो चलती है, लेकिन जब द्रव अवस्था में पहुंचती है तो द्रव अवस्था में ये जो है विलीन हो जाती है, क्योंकि द्रव अवस्था ये पार नहीं कर पाती है। ठीक, ये ठोस अवस्था में चलती है। उसके बाद यल तरंग जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो यल तरंग है ये धरातली तरंग है। ठीक, ये धरातली तरंग है। सबसे ज़्यादा भूकंप इसी में आते हैं, यल तरंग में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत स्लो चलता है। अच्छा, इसका स्पीड की अगर हम बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल यल तरंग, इसका जो है वेग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इसका जो है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इसका जो है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन क्लियर कर देता हूँ मैं सब कुछ यहाँ से। देखिए, जो प्राइमरी वेव है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। ये इतनी स्पीड इसकी होती है कि इससे धरातल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तुरंत आती है, सनद निकल जाती है। ठीक, सेकेंडरी जो आती है इसका भी वेग होता है, ये भी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से चलती है, और इससे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो यल तरंग होती है ये जो है स्लो आती है, और यही जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। जो भूकंप वाली घटनाएं होती हैं सब इसी में सबसे ज़्यादा होती हैं, यल तरंग से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है? पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण किस माध्यम से शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, ये है रेडियो एक्टिव पदार्थ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई क्या है? भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई क्या है? तो क्या है भूपटल की, मतलब भूपर्पटी क्रस्ट की पूछ रहा है, तो इसकी है 30 किलोमीटर। ठीक, कितनी है? 30 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गिर्द बाहरी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है परपटी। ठीक, इसे बोला जाता है परपटी या क्रस्ट। ठीक, 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं जहां आएगा इससे संबंधित। किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीनों परत सियाल, सीमा, नीफे की पहचान की? किसने की है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है स्वेस महोदय ने। ठीक, कौन? स्वेस महोदय ने।
इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परत बताया था, सियाल, सीमा, निफे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सत्य कथन इसमें बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल का बना है। ठीक, दूसरा है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। तीसरा है सागर तल सीमा से बना है। इसमें बताना है कि क्या ये तीनों सही है या तीनों गलत है या कौन सा सही है इसमें। ठीक, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो मेंटल से बना है, सही है। सबसे अधिक भाग मेंटल का है। मेंटल का कितना भाग है, तो मेंटल का 86% भाग। ठीक, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सही बात है। पृथ्वी की जो परत है वो सियाल से बनी है। ठीक, सागर तल सीमा से बना है। सागर तल जो है वो सीमा से बना है, ये भी सही है। ठीक, तो ये तीनों कथन जो है, तीनों कथन सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है, अभी मैंने बात किया था, सियाल कहलाती है। क्योंकि ये सियाल, सीमा, निफे, ये जो है 3 शब्द दिए थे तीनों का, तो सियाल बोले थे। सुएज के अनुसार पूछा है, किसके अनुसार पूछ रहा है ये भी जो है दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये सुएज के अनुसार पूछा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे, जो कोर वाला भाग है, कोर या इसे नीफे बोलते हैं, वो किन तत्वों से बना है, तो बना है निकिल और लोहा। ठीक, इन्हीं सब के नाम में ही इनका जो है तत्व छिपा हुआ। देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सियाल, सीमा, निफे। ठीक, ये 3 शब्द है। देखिए सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक, निफे निकिल प्लस फेरिक यानी लोहा। ठीक, ये इससे बना है। सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। निफे जो है निकिल और फेरिक यानी लोहा से बना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मोहरोबिक असंबद्धता कहाँ स्थित है। मोहरोबिक असंबद्धता कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है परपटी प्लस मेंटल के बीच में। ठीक, किसके बीच में, परपटी और मेंटल के बीच में। देखिए इसके बारे पे यही हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, अच्छे से पूरी जानकारी हो जाएगी।
इस तरह से, ठीक। देखिए ये है क्रस्ट, ठीक। ये है ऊपरी मेंटल, ठीक। ये है निचला मेंटल, ठीक। ये है ऊपरी कोर, ये है निचला कोर, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका क्रस्ट, ठीक। ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट का जो है ये जो मोटाई होती है ये 0 से 30 किलोमीटर होती है। कितना? 0 से 30 किलोमीटर, ठीक। 30 किलोमीटर से जहाँ तक मेंटल का भाग है, ये मेंटल का जो भाग है ये जो है ऊपरी मेंटल का जो है वो 700 होता है और निचली मेंटल का जो है ये 2900 होता है, ठीक। 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो गया। मेंटल के नीचे जो है चले आइए कोर तक, ठीक। जो ऊपरी कोर है, ऊपरी कोर तक ये होता है 5150 और निचला जो कोर होता है वो होता है 6371। ये प्रश्न पूछा है सब, ठीक। तो क्रस्ट की 0 से 30 किलोमीटर, मेंटल की 700 से 2900, ठीक। और उसके बाद कोर की जो होती है वो 5150 से 6371 तक, ठीक। ये तो हो गया इतना। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें जो है किसका, इसका जो क्रस्ट को, अब क्रस्ट में भी तो ऊपर नीचे होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसको जो बांटता है इसका नाम है कोनराड, कोनराड असंबद्धता, ठीक। कोनराड असंबद्धता, ठीक। अब देखिए ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला क्रस्ट को कौन बांटता है? तो इसको बांटता है मोह, मोह असंबद्धता, ठीक। उसके बाद ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल को कौन बांटता है? तो इसको बांटता है रेपिटी, ठीक। रेपिटी असंबद्धता। उसके बाद निचला मेंटल और ऊपरी कोर, निचला मेंटल और ऊपरी कोर, इसको कौन बांटता है? तो गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक। और ऊपरी कोर निचला कोर को कौन बांटता है? तो इसको बांटता है लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता, ठीक। ये हो गया टोटल कौन किसको कितना बांटा है, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज और इतना हो गया, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो क्रस्ट का है इसमें घनत्व पूछता है ना, तो क्रस्ट का जो घनत्व होगा, क्रस्ट का घनत्व होता है 2.0
3 से 2.7 तक। उसके बाद जो मेंटल का होता है वो 3.3 से 5.5 तक होता है, या कहीं कहीं 5.6 भी मिल जाता है। उसके बाद जो कोर का होता है, कोर का 11 से 13 होता है। ठीक, कितना होता है? 11 से 13 होता है। ये रहा इनका घनत्व। ठीक, इसीलिए हमारे पृथ्वी का घनत्व 5.5 माना जाता है। हो गया इतना? चलिए, पूरा हम लोगों ने इस पे चर्चा कर लिया अच्छे से। अगला देखते हैं। अगला है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग किसको किसको अलग करती है? तो गुटेनबर्ग अलग करती है निचला मेंटल और ऊपरी कोर को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? तो 100 किलोमीटर पे। कितना? 100 किलोमीटर पे। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है? कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है प्लीस्टोसीन युग। ठीक, प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में 4 हिम युग आया था। कौन कौन? गुंज, मिंडेल, रीस और उर्म। ये 4 आए थे। ठीक, ये 4 कहाँ आए थे? ये आए थे यूरोप में। 4 अमेरिका में भी आए थे। 4 अमेरिका में भी आए थे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। वो कौन कौन थे? नेब्रास्कन, कैंसन, इलिनॉयन और विस्कॉन्सिन। इस सब के नाम पे वहाँ पे जो है प्रांत का नाम भी है, नेब्रास्का, कैंसन, इलिनॉयन, विस्कॉन्सिन। ठीक, ये जो 4 हिमयुग आए थे, ये 4 हिमयुग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आए थे। ठीक, चलिए, इतना डिटेल कोई बताता नहीं है। अगर इतना डिटेल सब लोग बताने लगे तो फिर क्वेश्चन कहीं से बाहर जाए ही नहीं। ठीक, सब लोग तो सिर्फ बैच बेचने के चक्कर में परेशान रहते हैं कि हमारा बैच किसी भी तरह से बिक जाए, पैसा मिले। चलिए आगे देखते हैं। महान काल का युग बताइए। इस सब महान कालों का युग बताना आपको, कौन कौन से युग में ये सब महान काल हुए थे। ठीक, सबसे पहले है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है ये किस युग में हुआ था? तो ये सिलूरियन में हुआ था। ठीक, सिलूरियन युग में पैलियोजोइक हुआ था। उसके बाद मेसोजोइक जो हुआ था, मेसोजोइक जो है वो जुरासिक में। मेसोजोइक जुरासिक में। प्रीकैम्ब्रियन कब हुआ था? तो प्रीकैम्ब्रियन जो हुआ था वो हुआ था इयोसीन में। किस में? इयोसीन में।
और सेनोजोइक जो हुआ था, सॉरी ये जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन, ये हुआ था आर्कियन में। ठीक, किस में हुआ था? ये आर्कियन में हुआ था। और जो सेनोजोइक हुआ था, सेनोजोइक आपका इयोसीन में हुआ था। ठीक, ये इयोसीन में हुआ था। पैलियोजोइक सिलूरियन, मैसोजोइक जुरासिक, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन, सेनोजोइक इयोसीन। ठीक, ये थे इनके युग। ये रहे आज के प्रश्न। कल अब हम स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने होंगे उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितने लोग देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।